मैं आकांक्षा राजपूत। 2024 का जनादेश सामने आ गया है। बीजेपी तो बहुमत से दूर है, लेकिन एनडीए पूर्ण बहुमत में है। बीजेपी को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो यूपी से ही लगा है। यूपी में बीजेपी ने जीत के जो कयास लगाए थे वो सारे धरे के धरे रह गए। कहां 80 की 80 सीट जीतने का दावा किया था और आधी सीटें भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। वहीं यूपी में दो लड़कों की जोड़ी कमाल कर गई है। हाथ का साथ पाकर साइकिल खटाखट दौड़ पड़ी। यूपी में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी 62 से घटकर 33 सीट पर आ गई है। आरएलडी को 2 सीट मिली है। अपना दल एस को 1 सीट मिली है। तो इस तरह के परिणाम रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और वाकई जिस बीजेपी ने 80 की 80 सीट जीतने का दावा किया था वो आधी तक भी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर मिली है। तो उत्तर प्रदेश से ये एक बड़ी गुड न्यूज आई है इंडिया गठबंधन के लिए। और साथ ही आपको हम ये भी बता देते हैं कि देखिए आरएलडी को 2 सीट मिली है, अपना दल एस को 1 सीट मिली है और 33 सीटें बीजेपी को मिली है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नतीजे मंगलवार को देश के सामने आ गए हैं। बीजेपी बहुमत से दूर रही है, लेकिन एनडीए 290 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई है। लोकसभा चुनावों के जिन नतीजों का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उसने सभी को चौंका दिया। चुनावी नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि एक दशक में पहली बार है जब बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया। बीजेपी को यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में नुकसान हुआ। दिल्ली समेत 5 राज्यों में बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू और बिहार में नीतीश कुमार ने अपने अपने राज्यों में शानदार जीत हासिल की। लेकिन दक्षिण में बीजेपी को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। पंजाब और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में बीजेपी को सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। विदेशों से पीएम मोदी को लगातार बधाइयां भी मिल रही हैं। मॉरिशस, भूटान, नेपाल के पीएम, श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने पीएम मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पड़ोसी देशों के नेताओं से मिली बधाई पर पीएम मोदी ने भी शुक्रिया कहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। एनडीए को 36 सीटें मिली हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। तो सर 19 की हम तुलना कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए को 30 सीटों का नुकसान और इंडी गठबंधन को 39 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सपा को 37 सीटें मिली हैं और बीजेपी को आपको हम ये भी बता दें कि अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की अगर बात की जाए अभी उत्तर प्रदेश की स्थिति की तो वो आपके सामने हम इस वक्त दिखा देते हैं। ये देखिए ये 80 की 80 सीटों पर जो नतीजे रहे हैं वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर रही है। तो ये इस वक्त हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कांग्रेस 6 सीटों पर और बीएसपी का इस बार खाता भी नहीं खुल पाया है। तो बीएसपी की तस्वीर किस तरह की रही है ये आप इस वक्त देख रहे हैं। अदर्स की भी बात करें 1 सीट मिली है अदर्स को और बीजेपी को 42% वोट मिले हैं। वोट परसेंटेज हम आपको ये इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी 33%, कांग्रेस की बात की जाए 9% है और अगर हम यहाँ पर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी भी 9% है और अगर आप तस्वीर अदर्स की देखेंगे तो 4% है। तो इस तरह से जो वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है वो हम आपको इस वक्त बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 42% बीजेपी का वोट शेयर रहा है और एसपी का 33% रहा है। तो आप 2019 की तुलना करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वोट शेयर घट गया है बीजेपी का। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें यानी विपक्षी गठबंधन की हम बात करें तो विपक्षी गठबंधन के लिए जरूर गुड न्यूज है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन का जो वोट शेयर है वो काफी हद तक काफी ज्यादा बढ़ भी गया है। और इसीलिए आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है अगर आप उसको समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है उसके लिए ये एक वाकई बहुत ही शानदार परिणाम जरूर नजर आए हैं जो आपने देखे भी हैं। कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश से नतीजे आए हैं उसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है। अभी इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। राघवेंद्र सिंह है बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ, आजम खान समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं और अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक। तो एक एक करके सभी का रुख करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं बीजेपी का ही रुख कर लेती हूँ। राघवेंद्र सिंह जी,
परिणाम तो आपने 80 की 80 सीटों पर सोचे थे। देश की हम बात करेंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश को लेकर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी। सर, 40 सीट भी नहीं आपको मिल पाई है। लगाइए। हेलो राघवेंद्र जी, बात रखिए आप अपनी। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जी का ही पहले रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। राघवेंद्र जी, 80 सीटों पर मिशन था आपका कि 80 की 80 हम जीत जाएंगे। 40 तक भी आप उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच पाए हैं सर। नहीं, निश्चित रूप से हमने एक बड़ा लक्ष्य रखा हुआ था, हम उसको नहीं प्राप्त कर पाए। निश्चित रूप से हमारा जो है उत्तर प्रदेश का संगठन इस विषय पर चिंतन करेगा। लेकिन वास्तविकता ये है, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी खुशियां किस विषय को लेकर के मना रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे जो देश में सरकार बनने जा रही है, सबसे पहले हमें इस विषय पे आकलन करना पड़ेगा कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सर, सहयोगियों के सहारे ना, अगर आप पूरे देश की स्थिति भी देखेंगे तो अब आप सहयोगियों पर निर्भर कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात होने दीजिए, आपकी समझ में आएगा। एनडीए गठबंधन टोटल कितने सीटें मिली हैं? 231। इसमें जितने भी सांप छछूंदर, जितने भी देश के दल थे, एक दूसरे के विरोधी थे, वो सब एक होकर आकर के तब भी भारतीय जनता पार्टी की बराबरी नहीं कर पाए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 240 सीटें लेकर के आया हुआ है। हमें बहुमत से ज्यादा सीटें मिली गई है और ये लोग विपक्ष की भूमिका के निर्वहन करें 231 सीटों के साथ। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी मात्र 99 सीटें देश में मिली है और गाना ऐसा गा रहे हैं, पत्रकार वार्ता ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया है। अरे पत्रकार वार्ता तो करेंगे ही और तीर भी मार रही है, क्योंकि जिस दो लड़कों की जोड़ी को आप फ्लॉप बता रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो हिट साबित हो गई है सर। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। नहीं, हिट नहीं साबित हुए हैं। आकलन करने की आप देखिए स्थिति क्या है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार देश में सरकार बना रही है। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू बने थे, उस समय विपक्ष की कोई पार्टी ही नहीं थी, तब जवाहरलाल नेहरू जी तीसरी बार बन गए थे। आज की तारीख में देश में तमाम पार्टियां हैं, तो तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है तो निश्चित रूप से ये उपलब्धि है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हुए और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। आजम खान जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन अनिल शर्मा कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनका मैं पहले रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, बधाई हो आपको। वैसे तो बधाई इसलिए मैं आपको देना चाहूंगी क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग आपने बहुत सुधार किया है स्थिति में, उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर मैं बात करूं। लेकिन सर, जो गोल अचीव आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गोल अचीव करने के लिए हम लोग प्रयासरत थे और बहुत बड़ी तादाद में हमको समर्थन भी मिला। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता का, जिन्होंने बहुत अच्छा समर्थन हम लोगों को दिया जी। और जो लोग ये कहते थे कि जो हम राम को लाए हैं, राम जी ने उनको नकार दिया, बोले आप राम को क्या लाएंगे, हम आप सभी को लाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के ये दावा करते थे 80 की 80 सीट, बाकी सारे जीरो, 50 तक सिमट जाएगा इंडिया गठबंधन, लेकिन 400 पार का नारा देने वालों की हवा निकल। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन राघवेंद्र जी आपसे मैं चाहूंगी। हवा निकल गई है 400 पार की। क्या पता नहीं क्या बोल रहे थे, ये मैं बता रहा था, मैं इंगित कर रहा था, उनकी आवाज मेरे पास तक आ ही नहीं रही थी। आप बताएं मैडम। वो कह रहे हैं कि 400 पार का जो दावा आप कर रहे थे, उस दावे की हवा निकाल दी है विपक्षी गठबंधन ने। अरे कमाल की बात करते हैं, ये ऐसा वातावरण है जैसे कोई मेधावी छात्र 90% अंक लेकर के पास करने का प्रयास करे, उसको 90% तक ना मिले, और ये 33% वाले लोग अगर 33% मिल जाता है तो खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य बड़ा था, तो सीधे तीसरी बार फिर से नकार दिया, कहां खोल दिए हो, अभी बैसाखियों पर टिके हो, टुकड़ा टुकड़ा गैंग पर। गठबंधन की सरकार तो बन रही है, 394 का आंकड़ा हमको दिया है देश की जनता ने, इनको क्या दिया है 231 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं आ पाए पूरे। सर, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आपको बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन आप उस स्थिति को भी तो समझिए ना, जो 2019 की स्थिति थी, आप तो उसको भी दोहरा नहीं पाए हैं।
निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूँ। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई सर, क्या लगता है? डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में को लेकर के स्वीकार कीजिए। संसद में हर तरीके से सामूहिक निर्णय लेते हैं, टिकट वितरण में सामूहिक निर्णय लिया, चुनाव में सामूहिक निर्णय लिया। वो आज की तारीख में हमको जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है उसको लेकर के सामूहिक निर्णय लिया जाएगा, जो कमियां रह गई उसको आगे आने वाले समय। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अरविंद जी, आप किस तरह से देख रहे हैं नतीजों को? क्या उत्तर प्रदेश से जो नतीजे सामने आए हैं वो एक्सपेक्टेड थे सर? किस तरह के परिणाम यूपी को लेकर हो सकते हैं, जहां से बीजेपी सबसे ज्यादा आश्वस्त थी? न सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा की स्थिति हमने देखी कि वहां पर कितना ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है, राजस्थान में स्थिति ठीक नहीं है, पंजाब की स्थिति भी हमने देख ली। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सपने में भी यह आशंका नहीं रही होगी कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जो कि अब उसकी एक प्रयोगशाला के तौर पे उभर करके सामने आया है, उसे इंडिया गठबंधन से इतनी बड़ी चुनौती मिलेगी। ये सामान्य चीज नहीं है कि 2019 के मुकाबले जो है भारतीय जनता पार्टी को 49% अपनी सीटें गंवानी पड़ी है। और वह सीटें देखिए, वो अयोध्या में भी गंवानी पड़ी है, जो जहां पे अभी जो है 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे हिंदुस्तान को हिंदुत्व के रंग से सराबोर करने की कोशिश की। और यही नहीं, आप देखिए इलाहाबाद जो एक सांस्कृतिक नगरी है, जहाँ कुंभ का मेला लगता है, करोड़ों लोग आते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जो है करारी शिकस्त मिली है। देखिए, ये पूरी तरह से इसको 2-3 संदर्भों में आप इसका विश्लेषण कर सकती हैं। पूरी तरह से यह जो है जातीय गोलबंदी, जो जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो संविधान का मसला उठाया, आरक्षण का मसला उठाया, उसके पहले जातीय जनगणना का मसला उठाया, जिस तरह से ये दर्शाने की कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको खत्म करने का कोशिश की। कहीं ना कहीं जो है उन लोगों के बीच में, उस समाज के बीच जो है यह पर्कुलेट किया है। तो स्वाभाविक रूप से उसका जो खामियाजा है जो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर, अयोध्या को लेकर तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर बना, और इस मुद्दे को तो बीजेपी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उसका लाभ लेने की कोशिश की, देश के अंदर भी उसका लाभ लेने की कोशिश की। लेकिन आप देश को छोड़िए, उत्तर प्रदेश को, अयोध्या में ही नहीं जीत पाई है बीजेपी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को जातियों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता है। यहाँ पे जो है जाति का जो आकर्षण जो होता है, जो इस कदर होता है कि वहां पे जो है जो पार्टी की विचारधारा होती है, नीतिगत कार्यक्रम होते हैं, उससे भी लोग दूर चले जाते हैं। तो आप जो अयोध्या का यानी फैजाबाद का अगर आप समीकरण देखेंगे तो यहाँ पे जनता पार्टी से लेकर के जनता दल लेकर के समाजवादी पार्टी जो है, इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। और यहाँ जातीय समीकरण कभी भी जो है भारतीय जनता की फेवर में नहीं रही है। यह वजह एक बहुत बड़ा। और पूर्वांचल में भी आप उठा करके देख लीजिए, जिस तरह से जो है पिछड़ी जातियां, जिस तरह मुलायम सिंह यादव जी अपने समय में जितनी पिछड़ी जातियां थी एक अम्ब्रेला के तौर पे जो है लेकर के चलने की कोशिश की और कामयाब हुई, उसी तरह यादव जो पीडीए के जरिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो एक जो है उन्होंने अपना कुनबा जोड़ा है। और आपने देखा भी करीब 26% जो पिछड़ी जातियां। ठीक है सर, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ, और भी सवाल मैं आपसे करूंगी। एक बार फिर से जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। राघवेंद्र जी, अयोध्या भी हाथ से निकल गई, कम से कम अयोध्या को लेकर तो आपने भी शायद नहीं सोचा होगा किस तरह के परिणाम हो सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल निर्विवाद रूप से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की जो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आए हैं उसकी कल्पना नहीं की थी। निश्चित रूप से हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। हम लोगों ने कहां पर चूक हुई है उसको लेकर के जो ईमानदारी से हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे और निश्चित रूप से जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देश में झूठा प्रचार किया था भारतीय जनता पार्टी को लेके कि संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, इस प्रकार की बातें जो कही थी, निश्चित रूप से देश की जनता में ये घर कर गई हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश की किसी आबादी के मन में ये विचार आया होगा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा करे, लेकिन हम लोग ऐसा न, क्योंकि हमारे। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। आजम खान समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आजम खान जी, बहुत बधाई पहले तो आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह के परिणाम आपको मिले हैं। शुक्रिया सर, लेकिन पहला सवाल यही है, क्या इतनी ज्यादा सीटें एक्सपेक्ट की थी क्या आपने?
पहले तो आपका शुक्रिया, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता का शुक्रिया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस पे जो भरोसा जताया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम उनके उस भरोसे पे कायम रहें। इसी के साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि हमने हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति करने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने। जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा परेशान है, किसान परेशान है और जो भाजपा के अहंकार और तानाशाही है, तो भाजपा ये कहती थी कि हम लोग वो फैला रहे हैं, अनारकी फैला रहे हैं। आखिर आज वही सच हुआ। जनता ने ये माना कि भाजपा को 303 सीटें जब हम लोगों ने दी तो भाजपा ने भारत को बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने लगी और 400 पार का नारा जब भाजपा ने दिया जिस दिन, उसी दिन भाजपा ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि भारत की जनता तानाशाहों को पसंद नहीं करती है। इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्यकालीन हो, कभी भी जो तानाशाह रहे हैं वो पनप नहीं पाए हैं। तो भारत की जनता ने सबसे पहले भाजपा के अहंकार और तानाशाही को जवाब दिया है। हम बिल्कुल जनता का जो निर्णय है वो बिल्कुल सर माथे पे है। अगर हम विपक्ष में भी बैठते हैं तो एक सम्मानजनक सीट जनता ने हमें विपक्ष में बैठने के लिए दी है। यकीनन कहीं न कहीं ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कुशल नेतृत्व, चुनावी प्रबंधन और साथ में जो उन्होंने पीडीए की अवधारणा दी थी उसकी जीत है। संविधान और आरक्षण खतरे में था, इसमें राघवेंद्र जी आप मानते हैं पीडीए फॉर्मूला जनता के बीच असरदार रहा है? राघवेंद्र जी ऐसा नहीं है, देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें रही हैं। उन लोगों ने किस वर्ग का कितना भला किया, देश की जनता भली प्रकार से जानती है। किसी तरह एमवाई समीकरण के आधार पर राजनीति करने वाला राजनीतिक दल। लेकिन सर एमवाई समीकरण को तो इस बार आप भी कह रहे थे कि आपके साथ है। नहीं, निश्चित रूप से हमारे साथ रहा है। हाँ। अब इस विषय में चिंतन किया जाएगा। देखिए, समाज के हर तबके ने हमको वोट दिया है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के चले थे और हमें खुशी है, हमें समाज के हर वर्ग का वोट मिला हुआ है। इस विषय का भी विश्लेषण किया जाएगा। हम लोगों की कहां पर चूक रह गई है जो हमको अपेक्षा के परिणाम नहीं मिले। अभी कोई विषय पर जाना बहुत जल्दबाजी होगी। हमारे नेतागणों के साथ बैठ के वार्ता होगी, जो कमियां रह गई है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन आगे आने वाले समय में इन कमियों को दूर करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में पूरा हाजिर होगी और निश्चित रूप से मोहम्मद की सरकार बनाएगी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अरविंद जी, मैं एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, चूंकि हमने बहुत सारी रैलियां देखी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता ग्राउंड पर भी हमने देखे, लेकिन सर तस्वीर तो सबसे ज्यादा शॉकिंग वहां थी कि कई केंद्रीय मंत्री भी हार गए हैं अपनी सीट पर। पूर्वांचल की स्थिति को आप देखेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा निराशाजनक पूर्वांचल की स्थिति रही है। सर, क्या लग रहा है, क्या जो बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठ रहा था, अगर मैं इधर पश्चिमी यूपी की बात करूं, वहां पर ठाकुरों की नाराजगी बहुत ज्यादा थी, आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा दिक्कत थी, किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी थी, आरएलडी का साथ भी मिला, लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी कमाल नहीं कर पाई। सर, और क्या वजह आपको नजर आ रही है जिससे बीजेपी की इस तरह की स्थिति हुई है यूपी में? अरविंद जी देखिए, यह सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे या न करे, उसे करारी शिकस्त मिली है। 7 केंद्रीय मंत्रियों का हार जाना सामान्य बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां करीब लगभग 4.5 लाख वोट से 2019 में काशी में जीते थे, वहां 1.5 लाख तक वोट का अंतर जो है महज रह जाना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है जमीन पर काफी कुछ ऐसा हुआ है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है लोगों की निराशा पनपी है। आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों को उम्मीदवारों के तौर पर चयन किया गया है जिनसे जनता की निराशा थी। हालांकि भाजपा जो है मोदी केंद्रित राजनीति के तौर पर जो है यह दर्शाने की जरूर कोशिश की कि यह मोदी जी हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने स्थानीय सांसदों के प्रति लोगों की इतनी नाराजगी थी जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो सर ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता है ना कि क्योंकि जब हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, मैं खुद ग्राउंड पर गई, तो वहां पर भी ऐसा हुआ। और सर इससे पहले के परिणाम भी ऐसे रहे हैं। अगर आप उपचुनाव की बात करें, जब पहले उपचुनाव हुए थे अभी लोकसभा चुनाव से पहले, तो हमने वहां पर देखा खतौली में जब उपचुनाव हुआ था, मैनपुरी में हुआ था, तो खतौली में ऐसी स्थिति रही कि वहां पर बीजेपी प्रत्याशी से लोग बिल्कुल भी नाराज नजर ही आ रहे थे। और यही वजह थी कि वहां पर आरएलडी को उस वक्त जीत मिली थी जब आरएलडी चूंकि विपक्ष की भूमिका में थी। तो क्या यही सेम वजह इस बार भी रही कि प्रत्याशियों के चेहरे ठीक नहीं थे? मोदी योगी पर लोगों को भरोसा था लेकिन प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं था, और यही एक बड़ी वजह हम कह सकते हैं। नहीं, इसके अलावा भी जैसा आपने अभी कहा कि बेरोजगारी का मसला जो है, देखिए हर घर में कहीं ना कहीं जो
एक दो लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उन्हें रोजगार का एक संकट बना हुआ है। या किसी से छिपा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हजारों लाखों पद खाली हैं, यूपी गवर्नमेंट के भी हैं। हालांकि योगी जी के मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है क्योंकि उनकी नियत साफ है। बावजूद इस तरह जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी मशीनरी को है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं, तारीफ करते हैं, और सीएम योगी ने कई सारे इस तरह की योजना उत्तर प्रदेश में चलाई है, या बुलडोजर मॉडल ही आप देख लीजिए कि अलग अलग राज्य भी उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, लास्ट रिएक्शन आजम जी का हम ले लेते हैं। आजम जी, अब अगली स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, क्योंकि ये तो वाकई अनएक्सपेक्टेड नतीजे सामने आए हैं। हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो समाजवादी पार्टी से यूपी की जनता का मोह भंग हो रहा था, जैसे बीजेपी कहती थी, अब बिल्कुल उसके उलट स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल, आज शाम में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की बैठक है। उस बैठक में ही तय होगा कि हमारे नेता ने कल भी कहा और आज भी कहा कि वो बैठक ही तय करेगी कि हमें मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहना है या कोई प्रयास करना है। इसलिए आज अभी इस टाइम कह पाना हमारे लिए मुश्किल है कि हमारी भूमिका एग्जैक्टली क्या है, लेकिन फिलहाल हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जो भारत का संविधान है वो दलितों और पिछड़ों की आत्मा है। उस आत्मा पे भाजपा ने प्रहार किया है। भारत का नागरिक एक अच्छा और स्वस्थ लोकतंत्र चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाए या अमेरिकी जो राष्ट्रपति की व्यवस्था है उसमें बदल जाए, और भाजपा कहीं न कहीं उसको उधर ले जाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए भारत की जागरूक जनता ने उस पे स्टॉप लगाया। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन में ले लो। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, लास्ट रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में भले आपने सुधार किया, लेकिन स्थिति अभी भी आपकी इस तरह की है कि आपको समाजवादी पार्टी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अनिल जी, देखिए, समाजवादी पार्टी पर निर्भर करने की आपने बात कही। समाजवादी पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी, और सहयोगी हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई किसी पर निर्भर नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हुए, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देख लीजिए, 5-5.5 लाख से वोट से जीतने वाले मोदी जी 1.5 लाख वोटों तक से बढ़कर जीत पर रह गए। सर, समय का अभाव है, माफी चाहूंगी। अभी के लिए आप सभी से जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, उन सभी का बहुत शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर इस वक्त अगर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो सभी के मन में